नमस्कार ट्रेनीज। मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी की खास पेशकश फिटर ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर की सीरीज में। तो ट्रेनीज, इस सीरीज में जो हमारा आईटीआई का सबसे महत्वपूर्ण जो पोर्शन रहता है, भारत स्किल्स क्वेश्चंस, वे हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का ये जो चैप्टर है, ये सेमेस्टर 4 में आईटीआई सेकेंड ईयर फिटर ट्रेड का जो मॉड्यूल जो सेमेस्टर 4 का मॉड्यूल 2 है, उसका जो चैप्टर है रिपेयरिंग टेक्निक, उसके अंतर्गत है। ठीक है, इससे पहले के जो हमने 2 वीडियोस हैं वहां पे हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आज के जो वीडियो है ये क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 105 तक रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से, जो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहले क्वेश्चन में कहता है, विच डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड इज यूज्ड टू नो बैच नंबर, डेट ऑफ एलोकेशन, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई एंड साइज ऑफ बैच। बैच संख्या, आवेदन की तारीख, उत्पादन की पहचान और बैच के आकार को पता लगाने के लिए कौन से प्रलेखन रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रोसेसिंग चार्ट, ऑप्शन बी जॉब कार्ड, ऑप्शन सी ऑपरेशन फ्लो चार्ट, ऑप्शन डी बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड। देखिए, ये जो चैप्टर है ये आईटीआई में उतना अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है जनरली। ये जो चैप्टर है ये टॉपिक आता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करके। ठीक है, जब आप हायर क्लासेस में अगर आप लोग पढ़ने जाते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक हो गया या बीटेक, उसके बाद आप लोग करते हैं तो उसको बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। अगर आप लोगों ने कभी इंडस्ट्रियल विजिट करी होगी, वैसे अब आप कुछ दिनों में जाके इंडस्ट्री में काम करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे जो प्रोडक्शन होता है बहुत ही एक्यूरेट प्लानिंग से कंट्रोल होता है। ऐसा नहीं होता ये कोई भी सामान कभी कुछ भी सब ऐसे चल रहा है। वहां पे आप देखेंगे जगह जगह में चार्ट्स लगे रहते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं कि आज कितना प्रोडक्शन होना है, क्या टारगेट है हमारा, मंथली टारगेट, ईयरली टारगेट, वीकली टारगेट्स, सब कुछ यहाँ पे लिखा रहता है। जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी यहाँ पे छोटी सी एक प्रोफाइल लगी रहती है। ठीक है, तो ये सब आता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन जो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का ही क्वेश्चन है। फिलहाल आप क्या करें, इस क्वेश्चन को याद करें। तो क्वेश्चन है आपका, बैच संख्या, आवंटन की तारीख, उत्पाद की पहचान और बैच के आकार का पता लगाने के लिए कौन से प्रलेखन रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है हमारा जॉब कार्ड। ठीक है, जॉब कार्ड में हमारा ये सब चीजें लिखी रहती हैं, बैच संख्या, आवंटन की तारीख वगैरह। ठीक, इसी तरह के और भी चार्ट होते हैं, जैसे ऑपरेशन फ्लो चार्ट हो गया, बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड हो गया। जैसे ऑपरेशन फ्लो चार्ट क्या बताता है, हमको सीक्वेंस बताता है कि हमारी जो ऑपरेशंस हैं वो किस तरह से, कौन से फ्लो से चलेंगे, पहला कौन सा ऑपरेशन होगा, फिर कौन सा होगा। तो इसी तरह के अलग अलग चार्ट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ गियर मैकेनिज्म? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पिछली 2 वीडियोस में भी मैंने आपको बार बार रिपीट करा है कि फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आईटीआई सीबीटी एग्जाम्स। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, जो फिगर वाले क्वेश्चन है, चित्र वाले क्वेश्चन, उनको छोड़ देते हैं, बहुत गलत करते हैं, फिर एग्जाम में आके पछताते हैं। यकीन मानिए मिनिमम 20% क्वेश्चन जो निमी का पेपर सेट रहता है उसमें फिगर मिलेंगे आपको कंप्यूटर पे। ठीक है, तो आपको इसको पहचानना है ये कौन सा गियर का मैकेनिज्म है। ठीक, तो ये है रैक एंड पिनियन। इसमें जो लंबा सा आपको जो पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं रैक, और जो गोल गियर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं पिनियन। ठीक है, रैक एंड पिनियन पिछली वीडियो में भी आया था। रैक एंड पिनियन क्या काम करता है, रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में ट्रांसमिट करता है। जैसे ये है, ये गोल गोल घूमता है। ठीक, और इसके गोल गोल घूमने से क्या होता है, ये इस तरह से मूवमेंट करता है। तो ये घूर्णन को लीनियर मोशन में ट्रांसमिट करने का काम आता है। लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन का जो हैंडल होता है उसमें भी यही लगा रहता है, रैक एंड पिनियन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ लेड इन लेड ब्रॉन्ज बियरिंग मटेरियल? सीसा कांस्य बियरिंग मटेरियल में सीसा का प्रतिशत संघटक क्या है? तो ऑप्शन ए है 15%, 20%, 24% या फिर 30%। ठीक है, तो इसको आप याद करेंगे। जो हमारा लेडेड ब्रॉन्ज बियरिंग मटेरियल होता है उसमें जो लेड होता है 24% होता है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, जो हमारा लेडेड ब्रॉन्ज है, सीसा कांस्य बेयरिंग मटेरियल, उसमें लेड हमारा 24% है। इसके साथ ही ये लेड हो गया, इसमें ब्रॉन्ज भी लिखा है। तो ब्रॉन्ज किससे बना होता है, कॉपर प्लस टिन। ठीक है, कॉपर प्लस टिन इसमें होता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन मेल्साइट ओर? जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि जो मेल्साइट होती है किसकी ओर होती है, कॉपर की होती है। तो आपसे पूछा, जो मेल्साइट ओर जो हम निकालते हैं जमीन को खोद कर, तो उसमें जो कॉपर होता है कितने प्रतिशत होता है?
तो उसका करेक्ट आंसर है 55%। बाकी जो 45% होता है इसमें दूसरी इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है, जिनको अलग करके हम इससे कॉपर निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है विच मेटल इज बेसिकली एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ये मैं कई बार आपको क्लियर कर चुका हूं। जिसने हमारी पिछली दो वीडियो देखी होंगी वे इस वीडियो को बहुत आसानी से वाले क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स काफी हद तक इस चैप्टर को लेके क्लियर हो गए हैं। तो देखिए सारे क्वेश्चंस लगातार रिपीटेड हैं, सेम है, ठीक। तो आपसे कह रहा है कि कॉपर और टिन को जब हम मिलाते हैं तो कौन सा अलॉय बनता है, ठीक है। तो देखिए अलॉय मिश्र धातु मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया था। मिश्र धातु क्या होता है, जब हम कोई दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिलाते हैं तो हमको जो तीसरा जो नया मेटल मिलता है उसको हम मिश्र मेटल बोलते हैं। जैसे हमने कॉपर और टिन को आपस में जोड़ा पिघला के, ठीक, तो जो हमको तीसरा मेटल मिला उसका नाम होता है ब्रॉन्ज, ठीक। तो ब्रॉन्ज को हम क्या बोल देंगे, मिश्र धातु, अलॉय, ठीक। और कॉपर और टिन को हम नहीं बोलेंगे मिश्र धातु, जिनसे इन दोनों से जो मिलके जो नया मेटल हमको मिला है उसको हम बोलेंगे मिश्र धातु। तो लेड इसका आंसर हो ही नहीं सकता, इसको सीधे हटाइए, क्योंकि लेड तो सिंगल है ना। जब दो मेटल्स मिलेंगे तो बनेगा ब्रास हो सकता है, मुंज हो सकता है, ब्रॉन्ज हो सकता है। अब आपको बताना है कॉपर और टिन मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो हमको मिलता है ब्रॉन्ज, ठीक। और ब्रास कैसे मिलता है, ब्रास जिसे हिंदी में पीतल कहते हैं, ये होता है कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। मुंज मेटल भी होता है कॉपर प्लस जिंक। इसकी परसेंटेज पिछली वीडियो में आई थी, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 29 के बाद कोई क्वेश्चन था। तो अगर आपने वीडियो देखी, आपको पता है, तो आप बताइए कमेंट में कि मुंज मेटल में कॉपर और जिंक किस प्रतिशत में होते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है वाई कॉपर इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड अप्लायंसेस। विद्युत केबलों और उपकरणों में तांबे को बड़े पैमाने पर उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। आपने देखे होंगे जो घर में हमारे जो बिजली के तार वगैरह होते हैं सब तांबे के बने होते हैं। तो आपको ये बताना है कि हम तांबा ही क्यों यूज करते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं करते कि स्टील के तार बना दे कंडक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो आपको बताना है इसका रीजन क्या है। ऑप्शन ए है कि कॉपर जो हमारा होता है तन्य धातु है। ऑप्शन बी लागत में सस्ता होता है। ऑप्शन सी सोल्डरिंग करने में आसान होता है। ऑप्शन डी गुड कंडक्टर। तो जो हमारा कॉपर होता है बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, इसलिए हम उसके तार बनाते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैसिसिटराइट, ठीक है। ये कैसिसिटराइट और है ये, ठीक है, ये टिन की ओर होती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि टिन की ओर का नाम कैसिटराइट होता है। तो टिन निकालते हैं हम कैसिटराइट से, ठीक है। जो लेड होता है इसकी ओर का नाम होता है गैलेना। कॉपर की ओर का नाम होता है मेल्साइट और एल्यूमिनियम की ओर होती है बॉक्साइट। अगले क्वेश्चन में कहता है विच कपलिंग विल हैव डिसएंगेजिंग प्रोविजन। कौन सा कपलिंग में डिसएंगेजिंग प्रावधान होगा। तो आपको बताना है कौन सी कपलिंग है जिसको हम एंगेज और डिसएंगेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है यूनिवर्सल कपलिंग, ठीक। मोस्टली इसमें जो 99% जो क्वेश्चन पूछे हैं कपलिंग से इस जो पीडीएफ में, उन सबका आंसर लगभग सबका यूनिवर्सल कपलिंग ही है। अगला क्वेश्चन है विच ड्राइव इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड लार्जर अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन। लंबी दूरी और बड़ी मात्रा में शक्ति संचरण के लिए किस ड्राइव का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर आपको पावर ट्रांसमिट करनी है लॉन्ग डिस्टेंसेस में तो हम किसका यूज करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी लंबी दूरी कोई क्वेश्चन में आए और वो पावर ट्रांसमिशन की बात कर रहा होगा, शक्ति संचरण की बात कर रहा होगा, तो हमेशा उसका आंसर रोप ड्राइव होता है। जो रोप ड्राइव होती है हम लॉन्ग डिस्टेंसेस में यूज करते हैं। और इसकी जगह अगर यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस की बात करेगा तो हमेशा याद रखना जो गियर्स होते हैं वो हमेशा हम शॉर्ट डिस्टेंसेस में यूज करते हैं। जैसे मोटरसाइकिल है, थोड़ी डिस्टेंस में, छोटी डिस्टेंस में उसमें ट्रांसफर हो रहा है मोशन, तो उसमें हम गियर यूज करेंगे। अगर वो लंबी डिस्टेंस तक लगाना है तो हम उसमें रोप ड्राइव का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से फिगर बेस्ड है। व्हाट इज द मार्क्ड एज एक्स इन गियर। गियर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। तो इसमें देखिए फिर से 4 सर्कल आ गए। जो सबसे ऊपर वाला सर्कल है इसको हम बोलते हैं एडेंडम सर्कल। जो बीच वाला सर्कल है इसको बोलते हैं पिच सर्कल। जो आपको नीचे से जो सेकंड लास्ट वाला दिख रहा है इसको हम बोलते हैं डिडेंडम सर्कल, ठीक। और जो सबसे नीचे आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं रूट सर्कल। ये वाला जो फिगर है इससे करीब करीब मैंने 4 क्वेश्चन देखे हैं इस पीडीएफ में, ठीक है। तो आपको इन चारों का बहुत अच्छे से नाम याद होना चाहिए, क्योंकि इन चारों में से कोई भी आपसे टर्म पूछ सकता है। सबसे ऊपर वाला एडेंडम, बीच वाला पिच सर्कल, उससे जो नीचे आपको सेकंड लास्ट दिख रहा है वो डिडेंडम, और सबसे नीचे जो है उसका नाम है रूट सर्कल।
रूट का मतलब क्या होता है? जड़। तो इसकी जो एकदम बिल्कुल जड़ में है उसका नाम हो गया रूट सर्कल। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमसे बीच वाले सर्कल की बात करी गई है, तो यह है पिच सर्कल इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच चेन ड्राइव प्रोवाइड्स नॉइजलेस एंड यूनिफॉर्म ड्राइव। कौन सी चेन ड्राइव शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है? ठीक है, चेन्स भी अलग अलग तरह की होती हैं। आपने अपनी साइकिल में देखी होगी, मोटरसाइकिल में देखी होगी, चेन्स अलग अलग तरह की होती है। जब हम चेन को घुमाते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार की आवाज आती है। तो आपको बताना है वो कौन सी चेन ड्राइव होती है जो शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव आपको देती है, उसमें उतनी ज़्यादा नॉइज नहीं होती। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, टूथेड चेन। जो टूथेड चेन होती है हमारी, ये हमको नॉइजलेस ऑपरेशन देती है। अगला क्वेश्चन है विच गियर इज सिमेट्रिकल टू ईच अदर एंड ट्रांसमिट मोशन एट राइट एंगल। कौन सा गियर एक दूसरे के सममित है और समकोण पर गति संचरित करता है? तो इसका मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में बताया था कि मीट्रिक गियर्स जो होते हैं हमारे एकदम बराबर के गियर्स होते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कौन से वो गियर हैं जो एक दूसरे जैसे होते हैं, एकदम कॉमन होते हैं दोनों, और एक दूसरे के 90 डिग्री में पावर ट्रांसमिट करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं मीट्रिक गियर्स। इसका मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं फिगर के साथ। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा मीट्रिक गियर का फिगर है। ये देखिए दोनों गियर बराबर हैं, ठीक, और 90 डिग्री में पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ये मीट्रिक गियर्स होते हैं जो हमारे बिल्कुल देखिए दोनों गियर बराबर हैं एकदम। तो जितना ये घूमता है उतना ये घूमता है, तो हमेशा याद रखिएगा मीट्रिक गियर्स एकदम बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है विच मेटल इज यूज्ड टू मेक हेड ऑफ सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन का सर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ठीक है, जैसे सोल्डरिंग आयरन आपने देखी होगी कॉमनली दुकान वगैरह में, इस तरह का स्टैंड होता है, इसके पीछे एक हैंडल लगा होता है और आगे पतला सा इस तरह से होता है। ठीक है, इसको बेसिकली हम गर्म करते हैं और इसके बाद जो तार होता है, जो सोल्डर होता है, बेसिकली उसको पिघला के हम यहाँ पे सोल्डरिंग करते हैं। तो ये कह रहा है जो इसका हेड होता है किसका बना होता है? तो हमेशा याद रखिएगा जो सोल्डरिंग हमारी जो रॉड होती है उसका जो हेड होता है वो कॉपर का बना होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज मार्क्ड एज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए फिर से फिगर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पहचानना है इसमें जो एक्स पार्ट है ये क्या है। तो ऑप्शन ए है फ्लैंक, ऑप्शन बी है टॉप लैंड, ऑप्शन सी फिलेट, ऑप्शन डी फेस। तो देखिए ये जो आपका सबसे ऊपर जो एक्स आपको बताना है ये है टॉप लैंड। ठीक है, अब देखिए फेस और फ्लैंक क्या होता है ये भी देख लेते हैं आज। ये देखिए जो हमारा पिच सर्कल से जो जो ऊपर का पोर्शन होता है इसको फेस बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा फेस हो गया हमारा, ये जो पिच सर्कल से ऊपर का हो गया। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, जो पिच से ऊपर का सरफेस हो गया। और जो पिच सर्कल से जो नीचे का सर्कल होता है इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैंक बोलते हैं। ठीक है, फिलेट क्या होता है? यहाँ पे देख रहे होंगे आप, हल्का सा कर्व दिया है, देखिए ये देखिए, ये जो हल्का सा कर्व है इसको बोलते हैं फिलेट रेडियस, ये फिलेट है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये जो एक्स हमारा टॉप लैंड है जो सबसे ऊपर हमको दिखाया गया है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है हाउ द शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट इज इनेबल्ड फ्रॉम फास्ट टू लूज पुली। इससे पहले भी जो हमने दो वीडियोस बनाई थी उसमें फास्ट एंड लूज पुली का क्वेश्चन दोनों वीडियोस में आया था कई बार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फास्ट एंड लूज पुली। एक बार आप इसको समझ जाइए, हमने पिछली वीडियोस में इसको बहुत डिटेल में आपको बताया कि फास्ट एंड लूज पुली कैसे काम करती है। तो अब आपको बताना है कि फास्ट से लूज पुली में बेल्ट को शिफ्टिंग कैसे करते हैं। तो ऑप्शन है पुली के क्राउनिंग फेस के द्वारा, ढीली पुली को खिसकाकर, बेल्ट के तनाव को एडजस्ट करके, बेल्ट ड्रेसिंग द्वारा। तो बेल्ट के तनाव को एडजस्ट करके हम जो फास्ट और लूज पुली को है उसको आपस में ट्रांसमिट करते हैं उसकी बेल्ट को। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ फास्ट एंड लूज पुली, ये होती है फास्ट एंड लूज पुली। तो हमको क्या करना पड़ता है, बेल्ट को इन दो पुली में बार बार कई बार आपस में, कभी इस पुली में चढ़ाया कभी इस पुली में चढ़ाया, तो ये कैसा होता है, ये बेल्ट को एडजस्ट करके हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ बेल्ट फास्टनर। बेल्ट फास्टनर का आपको नाम पहचाना। ठीक है, फिगर देख के, बेल्ट फास्टनर पहले भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखिए ये बेल्ट फास्टनर है। ठीक है, इस तरह के जब हमको कई बार बेल्ट को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, तब हम बेल्ट फास्टनर्स का यूज करते हैं। तो आपको बताना है कौन कौन से। ये देखिए जैसे वाई टाइप बेल्ट फास्टनर हो गया, पिछले भी दो वीडियोस में इनके क्वेश्चन आए थे तो भी मैंने आपको इनका फिगर दिखाया था। ये लेग्रेले टाइप हो गया। ठीक है, ये जैक्सन है, ये क्रिसेंट है, ये एलिगेटर टाइप है। ठीक, इसी तरह के सारे बेल्ट फास्टनर हैं। ये किस काम आते हैं, जब हम जब बेल्ट को हमको आपस में जोड़ना होता है तब हम इनका यूज़ करते हैं।
तो इसका आंसर बताइए क्या है, ये है वायर टाइप बेल्ट फास्टनर। अगले क्वेश्चन में कह रहा व्हाट हैपन इफ द रैपिंग एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। यदि रैपिंग कोण 180 डिग्री से अधिक है तो क्या होगा। देखिए रैपिंग कोण क्या होता है, जैसे ये पुली है हमारी, ठीक। अब जो पुली होती है उसके चारों तरफ तो बेल्ट नहीं लिपटी होती, पुली के सिर्फ कुछ पोर्शन में बेल्ट लिपटी रहती है, ठीक है। तो ये जो बीच से सेंटर से जो लाइन गई है ना, ये कहां तक इसको टच कर रहा है, तो ये जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं रैपिंग एंगल। कई जगह इसे एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। ये हर पुली के लिए अलग अलग होता है। जैसे देखिए लार्ज पुली में इतना रैपिंग एंगल है, और यही बात अगर हम शॉर्टर में देखें तो देखिए शॉर्टर में इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, लगभग लगभग 180 डिग्री से भी ऊपर को जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रैपिंग एंगल हो गया। तो अभी आपसे बोल रहा है कि अगर ये रैपिंग एंगल ज्यादा होगा, मतलब जितना ज्यादा होगा समझ लीजिए अभी ऐसा है और अभी अभी ऐसा हो जाए एकदम, ठीक, एकदम इस तरह का आ जाए, पुली हमने यहाँ पे लगाई है, मान लीजिए इस तरह वो सिस्टम हो जाए, तब क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा। तो देखते हैं ऑप्शन। पुली कम भार पर चल सकती है, पुली कम गति पर चल सकती है, पुली लो टॉर्क संचारित कर सकती है, पुली उच्च टॉर्क संचारित कर सकती है। तो देखिए जितना आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा, आपका रैपिंग एंगल बढ़ेगा, उतना हमारा फायदेमंद होता है, ठीक है, उतना अच्छा होता है। तो पुली क्या करेगी, उच्च टॉर्क ट्रांसमिट कर सकती है, इसका मतलब ज्यादा लोड उठाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है वेयर हेलिकल गियर्स आर यूज्ड। हेलिकल गियर का उपयोग कहाँ किए जाते हैं। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी था कि हेलिकल गियर्स का मैंने आपको बताया था यूज क्या होता है, ठीक है। तो हेलिकल गियर्स जो होते हैं हमारे जनरली ऑटोमोबाइल्स में यूज होते हैं, जो हमारे बसेस वगैरह होती हैं उनमें भी हेलिकल गियर्स लगे होते हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में यूज होते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है वेयर यूनिवर्सल कपलिंग इज यूज। यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो जो यूनिवर्सल कपलिंग होती है हमारी ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में होता है, ठीक है। इसको हुक्स जॉइंट भी बोलते हैं। आपने ट्रक के पीछे देखा होगा, बिल्कुल पीछे से दिखता है, जैसे इधर पे हमारा एक्सल है, ठीक है, इधर पे एक्सल है, बीच में गोल गोल बड़ा सा आपको दिखता है, यहाँ पे टायर होते हैं, ठीक है, ऐसे टायर हैं दो, बीच में इस तरह से बड़ा बड़ा गोल गोल होता है। तो इसके आगे जो हमारी शाफ्ट गई होती है, जो कई बार गिर भी जाती थी पहले, ठीक है, जो पहले पुरानी टेक्नोलॉजी थी, अब तो ऐसा कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा यूनिवर्सल कपलिंग लगी होती है, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ गियर मार्क्ड एज एक्स। जो इसमें एक्स की मार्किंग है ये क्या है। कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये जो एक्स इसमें मार्क किया गया है ये है एडेंडम सर्कल, ये हो गया एडेंडम सर्कल, ये हो गया हमारी पिच लाइन सर्कल, ठीक है, ये हो गया हमारा एडेंडम सर्कल, और सबसे नीचे वाले का नाम क्या होता है आप कमेंट में बताएंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच टाइप ऑफ ड्राइव इज यूज फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन। लंबी दूरी के लिए और बड़ी मात्रा में शक्ति संचरण के लिए किस प्रकार की ड्राइव का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हमको पावर ट्रांसमिट करनी है शॉर्ट डिस्टेंस में और ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गियर ड्राइव्स यूज़ करते हैं। जब भी आपको शॉर्ट डिस्टेंस दिखे और बड़ी मात्रा में पावर ट्रांसमिट दिखे तो उसका आंसर हमेशा गियर ड्राइव्स होगा। और अगर यही चीज़ अगर यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस होता, ज़्यादा डिस्टेंस, तो उसका आंसर होता रोप ड्राइव। अगला क्वेश्चन फिर से फिगर बेस्ड है। आपको इस फिगर में ये जो एक्स के नाम से चिन्हित भाग है इसको आइडेंटिफाई करना है। तो ये बेसिकली एक कपलिंग का डायग्राम है, ठीक है। तो ये जो इसमें ये वाला पोर्शन है, ये देखिए यहाँ पे भी लगा हुआ है, ये क्या है, की है। अगर आपको इसको दिक्कत हो रही करने में तो उसके ऑप्शन देख के भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला ऑप्शन है की, दूसरा है शाफ्ट, तीसरा है कपलिंग और डी है बोल्ट। अभी जो पूरा अरेंजमेंट है इसी को हम कपलिंग बोलते हैं, तो कपलिंग होगा नहीं। बोल्ट आप लोग जानते हैं कहाँ पे लगा होता है, बोल्ट ये लगे हैं, देखिए एक बोल्ट ये है और एक बोल्ट इसके नीचे यहाँ पे है, तो ये है बोल्ट का डायग्राम, तो बोल्ट होगा नहीं। तीसरा बी ऑप्शन क्या है, शाफ्ट। शाफ्ट बेसिकली हमारी क्या होती है, ये है शाफ्ट हमारी, जो ये गई है इधर से जो बीच में है ये शाफ्ट है। तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो गया, की हो गया, ठीक है। तो की इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच बेल्ट स्लिप्स लेस इन पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में कौन सी बेल्ट कम फिसलती है, ठीक है, किसमें सबसे कम स्लिप होती है। तो जो हमारी वी बेल्ट होती है इसमें स्लिपिंग सबसे कम होती है, ठीक है, वी बेल्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहा है
विच टाइप ऑफ बेल्ट कैन लेंथ कैन नॉट बी अल्टर्ड एंड रीयूज्ड विद फास्टनर, किस बेल्ट में उसकी लंबाई को बदला नहीं जा सकता है और फास्टनर के साथ पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। देखिए, जो हमारी बेल्ट्स होती हैं ये अलग अलग शेप और साइज में आती हैं, ठीक है। जैसे फ्लैट बेल्ट क्या होती है, आपको इस तरह से मतलब एक लंबी रस्सी के रूप में की तरह मिलेगी, ठीक है। फिर इसको आप इस तरह से जोड़ के, जितना आपको जरूरत होती है उतना जोड़ के इसमें जॉइंट लगा के बीच में उसको फिर बेल्ट बनाते हैं। मगर जो वी बेल्ट होती है फिक्स शेप की आती है, सॉरी फिक्स साइज की आती है हमेशा, तो उसको आप बीच में काट के आप पीट के जोड़ नहीं सकते। तो जो वी बेल्ट होती है ये फिक्स साइज की होती है, ठीक है। तो इसको हम फास्टनर के साथ पुनः उपयोग में नहीं लाते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन इसमें कहता है विच टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव इज यूज टू ऑब्टेन डिफरेंट स्पीड रेशियो, विभिन्न गति अनुपात प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की बेल्ट ड्राइव का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है स्लिप बेल्ट ड्राइव, स्टेप ड्राइव, ओपन बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव। तो मैंने आपको बताया था जो हमारी स्टेप्ड पुली होती है इस तरह की होती है, इस तरह के उसमें स्टेप्स बने होते हैं। जोन सी मर्जी है आपकी, वहाँ पे आप अपनी बेल्ट लगा के इसका ले सकते हैं, ठीक है उपयोग। जैसे एक पुली होगी, दूसरी पुली भी इस तरह की होगी इसमें, ठीक है। तो जो रेशियो आपको चाहिए वो हम इसमें इस तरह से बेल्ट डाल के प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका आंसर है स्टेप्ड ड्राइव। तो स्टेप ड्राइव में हम विभिन्न गति अनुपात प्राप्त करते हैं। तो ये था आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसी तरह के जो ये बाकी क्वेश्चन है हम कोशिश करेंगे शीघ्र अतिशीघ्र इनको अपनी जो प्ले लिस्ट है उसमें ऐड करें। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।